नमस्कार दोस्तों, धवल मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज हम ऐसे डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हर एक फैमिली में किसी कोई मेंबर को एक डिजीज होता है जिसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके पहले हम पढ़ेंगे हमारे बॉडी में ग्लूकोज क्या होता है और ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल कितना होता है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, डायबिटीज मेलाइटस किस वजह से डेवलप होता है, उसकी इटियोलॉजी क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। अब किसी भी पर्सन में डायबिटीज मेलाइटस डेवलप हुआ है तो उस इंसान के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम आ सकते हैं और उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं। तो डायबिटीज मेलाइटस पढ़ने से पहले हमारे बॉडी में ग्लूकोज और ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल कितना होता है वो हम पढ़ेंगे। तो ग्लूकोज क्या होता है, तो ग्लूकोज एक सिंपल शुगर होती है जो हम खाना खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। और हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, हमारे ब्लड के अंदर देखने को मिलता है। तो ग्लूकोज इज द सिंपल शुगर ऑब्टेन फ्रॉम फूड, कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है। और कहाँ पे देखने को मिलता है, फाउंड इन द ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर देखने को मिलता है। तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बॉडी। हमारे बॉडी में एनर्जी का प्राइमरी सोर्स कौन है, तो वो ग्लूकोज है। हमारे बॉडी में मेन ऑर्गन होते हैं वो ग्लूकोज से चलते हैं। मेन ऑर्गन कौन से, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है वो ग्लूकोज से चलता है। जो हम देखते हैं हमारी जो आई है उसमें जो रेटिना होती है वो ग्लूकोज से चलती है। हमारा जो जर्मिनल एपिथेलियम होते हैं, जो हमारे गोनेड्स ऑर्गन होते हैं वो ग्लूकोज से चलते हैं। मीन्स हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी का प्राइमरी सोर्स कौन है, ग्लूकोज है। तो अब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल कितना होता है, तो एग्जांपल से हम सोचें कि ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं। तो जब हम सुबह उठते हैं और नाश्ते से पहले हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज बोलेंगे। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज बोलेंगे। वो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल कितना होता है, तो नॉर्मल हमें मिलना चाहिए 70 to 110 मिलीग्राम पर DL। तो कोई भी इंसान सुबह उठता है और उसका नाश्ते से पहले हम उसका ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं जिसको हम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज बोलने वाले हैं। वो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल कितना मिलना चाहिए, 70 से 110 तक हमें मिलना चाहिए। उसके बाद अब कोई इंसान खाना खा लेता है और खाना खाने के हम 2 घंटे बाद उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है। तो 2 घंटे बाद उसका हम ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल। पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है, तो पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है लेस देन 140 मिलीग्राम पर DL। तो कोई भी इंसान होगा उसको खाना खाता है, वो खाना खाने के 2 घंटे बाद हम उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं जिसको हम पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज बोलने वाले। वो हमें नॉर्मल कितना मिलना चाहिए, 140 से कम मिलना चाहिए। अब कोई इंसान है उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल हम कभी भी चेक कर लेते हैं, एनी टाइम कर लेते हैं। उसने खाना खाया 10 मिनट बाद उसका ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे, उसने खाना खाया 30 मिनट बाद उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्या बोलेंगे, रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो नॉर्मली रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना मिलना चाहिए, तो रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल हमें लेस देन 200 मिलीग्राम पर DL मिलना चाहिए। तो ये हमारे बॉडी का नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है। जब हम नाश्ता
जब हम सुबह उठते हैं और नाश्ते से पहले हम हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं, जिसको हम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज बोलेंगे। खाने के 2 घंटे बाद उसको हम पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज बोलेंगे। और हम कभी भी एनी टाइम ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं, जिसको हम रैंडम ब्लड ग्लूकोज बोलने वाले हैं। तो ये हमारे ब्लड ग्लूकोज की नॉर्मल रेंज है। तो ये हमारे बॉडी का नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गया। अब हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज्यादा होता है तो हमारे बॉडी के लिए क्या है, टॉक्सिक है। क्या है, टॉक्सिक है, जहर है। अब हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम कौन करता है, डिक्रीज करने का काम कौन करता है। तो हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है पेनक्रियाज। वो पेनक्रियाज एक हार्मोन को रिलीज करता है, जिस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। वो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करता है, डिक्रीज करने का काम करता है। तो हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है। एग्जाम्पल से हम सोचे कि बिलो 60 हो गया तो भी हमारे बॉडी के लिए क्या है, डेंजर है। तो अब हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को जब नॉर्मल से कम हो जाता है तो उसको ग्लूकोज को इंक्रीज करने का काम कौन करता है, तो हमारे बॉडी के हार्मोन करते हैं। डिफरेंट टाइप के हार्मोन होते हैं जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करते हैं, इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो एक होता है ग्रोथ हार्मोन होता है, कोर्टिसोल होता है, ग्लूकागॉन होता है और एड्रेनालिन होता है। जो हमारे हार्मोन होते हैं डिफरेंट टाइप के, ये हार्मोन जब ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होगा तो ये हार्मोन रिलीज होंगे। ये हार्मोन हमारे लिवर के अंदर जाएंगे और लिवर में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाते हैं और ग्लूकोज की मात्रा हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इस हार्मोन को हम क्या बोलने वाले हैं, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन बोलने वाले हैं। तो हमारे बॉडी में काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन का काम क्या होता है, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन का काम होता है हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना, और इंसुलिन का काम होता है हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने का, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल रहता है। अब ये डायबिटीज मेलाइटस कैसे डेवलप होता है, तो जब कोई इंसान होता है उसमें इंसुलिन प्रोडक्शन होना बंद हो जाता है, पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोडक्शन करना बंद कर देता है, या जो इंसुलिन प्रोडक्शन तो करता है लेकिन ये इंसुलिन हमारे बॉडी के टिश्यू पे, हमारे बॉडी के सेल पे एक्शन नहीं कर पाता है। ये सेल और टिश्यू इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा इंक्रीज होने लगेगी। अब इंक्रीज होने लगेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसेमिया बोलेंगे। हाइपर ग्लाइसेमिया बोलने वाले। तो हाइपरग्लाइसेमिया क्या हो गया, हाइपर का मीनिंग ज्यादा, ग्लाइसी मीन्स ग्लूकोज, मिया मीन्स ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है जिसको हम हाइपरग्लाइसेमिया बोलेंगे। अब लॉन्ग टाइम तक हमारा जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता है उस नॉर्मल ग्लूकोज लेवल से लॉन्ग टाइम तक ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा रहती है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, डायबिटीज मेलाइटस बोलने वाले हैं। तो ये हमारा डायबिटीज मेलाइटस होता है। जब हमारा बॉडी का ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज्यादा होगा तब ये डायबिटीज मेलाइटस डेवलप होता है। अब ये डायबिटीज मेलाइटस कैसे डेवलप होता है, तो हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन का नाम है पेनक्रियाज। वो पेनक्रियाज के अंदर बीटा सेल होते हैं जो एक हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है, तो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को ये इंसुलिन क्या करेगा, उस ग्लूकोज को लेकर हमारे बॉडी के सेल में भेजने का काम करता है। तो इंसुलिन का काम क्या हो गया, हमारे बॉडी ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को ब्लड में से सेल में ट्रांसफर करने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम होता है। ये नॉर्मल पर्सन में नॉर्मल प्रोसेस चलती है। अब ये डायबिटीज मेलाइटस कैसे डेवलप होता है, तो हमारे बॉडी में इंसुलिन तो बनता है लेकिन वो इंसुलिन हमारे बॉडी
के टिश्यू में, हमारे बॉडी के सेल में एक्शन नहीं कर पाता है। ये ग्लूकोज हमारे बॉडी में ट्रांसफर नहीं कर पाता है सेल में, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अब ये हमारे पैनक्रियास के अंदर बीटा सेल होते हैं जो इंसुलिन प्रोडक्शन करना ही बंद कर देंगे। इंसुलिन बनेगा ही नहीं, तो इंसुलिन बनेगा नहीं तो इधर इंसुलिन का लेवल क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है जो सेल में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा और ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या डेवलप होता है, डायबिटीज मेलाइटस डेवलप होता है। तो ये डायबिटीज मेलाइटस क्या हो गया, डायबिटीज मेलाइटस इज ए ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब इस सेल को तो एनर्जी चाहिए, इस सेल को तो ग्लूकोज चाहिए, अब ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो ये सेल क्या करने लगते हैं, हमारे बॉडी के अंदर फैट है, हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन है, हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, जिसका ब्रेक डाउन करने लगते हैं और ग्लूकोज बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज बोलते हैं। तो डायबिटीज मेलाइटस इज ए ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल प्रोलॉन्ग द पीरियड ऑफ द टाइम। लॉन्ग टाइम तक क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज रहता है, रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट इन इंसुलिन प्रोडक्शन और इंसुलिन एक्शन। हमारे पैनक्रियाज में से इंसुलिन प्रोडक्शन ना होने की वजह से या इंसुलिन हमारे बॉडी के टिश्यू पर एक्शन ना करने की वजह से लॉन्ग टाइम तक हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में फैट का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज बोलते हैं। तो जिसकी वजह से क्या डेवलप होता है, डायबिटीज मेलाइटस डेवलप होता है। तो ये हमारे डायबिटीज मेलाइटस के इंट्रोडक्शन हो गई। तो हमारे डायबिटीज के 3 मेन डिफरेंट टाइप होते हैं। एक होता है प्राइमरी डायबिटीज, सेकंड वन होता है सेकेंडरी डायबिटीज और थर्ड वन होता है गेस्टेशनल डायबिटीज। अब प्राइमरी डायबिटीज के भी 2 डिफरेंट टाइप होते हैं। प्राइमरी के भी 2 डिफरेंट टाइप होता है, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज और उसका सेकंड वन होता है टाइप 2 डायबिटीज। 2 डिफरेंट टाइप होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ द डायबिटीज। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। प्राइमरी डायबिटीज के भी 2 टाइप होता है, एक टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस और एक टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है। तो उसमें हम फर्स्ट वन पढ़ेंगे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी बोल सकते हैं और इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस भी बोल सकते हैं। अब टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस कैसे डेवलप होता है, तो ये हमारे पैनक्रियाज की स्ट्रक्चर है। हमारे पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल होते हैं जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। अब हमारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से या किसी इटियोलॉजी की वजह से ये हमारे पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोडक्शन करना ही क्या कर देता है, बंद कर देता है। अब हमारे बॉडी में इंसुलिन लेवल क्या हो जाएगा, एब्सेंट होगा। इंसुलिन लेवल एब्सेंट होने की वजह से हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा होती है, वो ग्लूकोज हमारे सेल में ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। तो ग्लूकोज कहाँ पे इंक्रीज होगा, हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज होता है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, टाइप 1 डायबिटीज बोलने वाले हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, हमारे बॉडी में इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है, इंसुलिन प्रोडक्शन होना ही बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी और डायबिटीज डेवलप होती है। उस डायबिटीज को हम टाइप 1 डायबिटीज बोलने वाले हैं। एक कोई इंसान होता है, उसको टाइप 1 डायबिटीज डेवलप होती है, तो उस इंसान को तो इंसुलिन बन ही नहीं रहा, तो उसको बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है, उसको पूरी लाइफ बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। इसलिए इस टाइप 1 डायबिटीज को हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमन किस में होती है, तो ये मोस्ट कॉमन होती है बच्चों में होती है, लेस देन 30 ईयर ऑफ एज में होती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। तो जुवेनाइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन किस में होती है, चिल्ड्रन में होती है।
इसलिए इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। तो ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस क्या हो गया? टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस इज ए क्रोनिक कंडीशन। ये एक क्रोनिक कंडीशन होती है, एक दिन में डेवलप नहीं होगी। ये धीरे धीरे हमारे पैनक्रियाज में बीटा सेल धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस इज ए क्रोनिक कंडीशन इन विच डिस्ट्रॉय द बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बीटा सेल होते हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लीड्स टू डिक्रीज द इंसुलिन प्रोडक्शन, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन होना क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। रिजल्टिंग इन क्या मिलेगा? हमारे बॉडी में हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, जिसको हम क्या बोलेंगे? टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप 1 डायबिटीज कैसे डेवलप होता है, उसकी इटियोलॉजी और उसके कॉजेज क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो टाइप 1 डायबिटीज डेवलप होने का कोई एग्जैक्ट कोज नहीं है कि इस कॉजेज की वजह से ही टाइप 1 डायबिटीज डेवलप होता है, लेकिन हम सम रिस्क फैक्टर पढ़ेंगे जिसकी वजह से हमें पता लगेगा कि इस रिस्क फैक्टर की वजह से टाइप 1 डायबिटीज डेवलप हो सकता है। तो एग्जैक्ट कॉज आर अननोन। क्या है? कोई ऐसा कोज पर्टिकुलर नहीं है कि इसकी वजह से ही टाइप 1 डायबिटीज डेवलप होता है, लेकिन हम सम रिस्क फैक्टर पढ़ेंगे। तो जिसमें हमारा फर्स्ट वन है जेनेटिक फैक्टर। तो जेनेटिक फैक्टर की वजह से टाइप 1 डायबिटीज डेवलप कैसे होता है? तो कोई मदर और फादर में टाइप 1 डायबिटीज डेवलप हुआ है तो उसके चिल्ड्रन में भी टाइप 1 डायबिटीज डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मदर और फादर में से डिफेक्टिव जीन उसके चिल्ड्रन में ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जेनेटिक फैक्टर की वजह से टाइप 1 डायबिटीज डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है अल्कोहल कंजप्शन। अल्कोहल में क्या होता है? एक केमिकल्स होता है एसिटाइल अल्डिहाइड, जो क्या करता है? हमारे पैनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल होते हैं उस बीटा सेल को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा और टाइप 1 डायबिटीज डेवलप होती है। तो लॉन्ग टाइम तक अल्कोहल कंजप्शन करने की वजह से, क्रोनिक अल्कोहल लेने की वजह से क्या डेवलप हो सकता है? टाइप 1 डायबिटीज डेवलप होता है। उसके बाद आता है ऑटो इम्यूनो रिएक्शन। अब ऑटो इम्यून रिएक्शन की वजह से कैसे डेवलप होता है? तो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, उस इम्यून सिस्टम का काम होता है हमारे बॉडी में कोई बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल्स आता है, कोई बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है हमारी इम्यून सिस्टम। अब ये ऑटो इम्यून रिएक्शन की वजह से कैसे टाइप 1 डेवलप होता है? अब हमारे बॉडी में जो ऑटो एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाती है, वो ऑटो एंटीबॉडी हमारे बॉडी के जो बीटा सेल होते हैं उसको ही फॉरेन पार्टिकल समझने लगती है, उसको ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझने लगती है, जिसकी वजह से हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के सेल को ही डिस्ट्रॉय करने लगती है, हमारे बॉडी के सेल को ही खाने लगती है, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा और टाइप 1 डायबिटीज डेवलप होती है। तो ऑटो इम्यून रिएक्शन की वजह से क्या डेवलप होगा? टाइप 1 डायबिटीज डेवलप हो सकती है। उसके बाद है पेनक्रियोटोमी। हमारे पेनक्रियाज का कोई सेवियर इन्फ्लामेशन हुआ है, हमारे पेनक्रियाज में कोई ट्यूमर है, जिसकी वजह से हमें पेनक्रियाज को हमारे बॉडी से रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिमूव पेनक्रियाज बाय सर्जरी। सर्जरी के थ्रू हमारे बॉडी में से पेनक्रियाज को बाहर निकाल देंगे, तो हमारा बॉडी में पेनक्रियाज इंसुलिन बनाता था, अब इंसुलिन प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? टाइप 1 डायबिटीज डेवलप हो सकती है। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई वायरस है जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज डेवलप होता है। तो वायरस है, कोई टॉक्सिन है। वायरस में हम देखें तो मम्प्स वायरस है, साइटोमेगालो वायरस है, मेजल्स है, ये सब वायरस के जिसकी वजह से हमारे पेनक्रियाज का लॉन्ग टाइम तक इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो जाएगा। ये वायरस हमारे पेनक्रियाज में बीटा सेल का डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन होना ही बंद हो जाता है और टाइप 1 डायबिटीज डेवलप होती है। तो ये हमारे सम रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से क्या हो सकता है? टाइप 1 डायबिटीज डेवलप हो सकती है। एग्जैक्ट ऐसा कोई पर्टिकुलर कोज नहीं है कि इसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज डेवलप होता है, ऐसा कोई कोज नहीं है। ये सम क्या है? रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज डेवलप हो सकती है। अब हम पढ़ने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है वो हम पढ़ेंगे।
तो हमने जो आगे कॉजेज पढ़ा, इटियोलॉजी पढ़ी, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पैनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल होते हैं जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं, उस बीटा सेल क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मेनली किसकी वजह से होता है, ऑटो इम्यून रिएक्शन की वजह से होता है। हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन करती है अगेंस्ट बीटा सेल, हमारे पैनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल होते हैं उस बीटा सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्मेशन करती है। वो एंटीबॉडी क्या करती है, हमारे बीटा सेल को ही किल करती है, हमारे बीटा सेल को ही डिस्ट्रॉय करने लगती है, हमारे बीटा सेल को ही खाने लगती है, हमारे बीटा सेल को बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल समझकर उसको डिस्ट्रॉय करने लगती है। जिसकी वजह से क्या होता है, एब्सेंट और डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन, जिसकी वजह से इंसुलिन एब्सेंट हो जाएगा या इंसुलिन का प्रोडक्शन होना क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जिसकी वजह से हमारे बॉडी में इंसुलिन का काम क्या होता था, हमारे बॉडी में इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को डिक्रीज करने का काम। अब इंसुलिन एब्सेंट होगा तो ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ग्लूकोज इज नॉट एंटर इनटू सेल, ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा और ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। तो हमारे बॉडी में इंसुलिन एब्सेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। अब हम प्राइमरी डायबिटीज का सेकंड टाइप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इस टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी बोल सकते हैं। अब ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस कैसे डेवलप होता है, तो हमारे बॉडी में एक पैनक्रियाज होता है जिसके अंदर बीटा सेल होते हैं, वो एक हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं जिसका नाम है इंसुलिन। वो इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको सेल में भेजने का काम करता है। ये नॉर्मल प्रोसेस चलती है। अब टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, तो ये इंसुलिन हमारा बॉडी के टिश्यू पे एक्शन नहीं कर पाता है, वर्क नहीं कर पाता है। तो ये इंसुलिन हमारे ग्लूकोज को ब्लड में से सेल में भेजने में असमर्थ हो जाता है, ट्रांसफर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज डेवलप होती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा इंक्रीज होती है। इसमें टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन तो बनता है, इंसुलिन तो प्रोडक्शन होता है, वो इंसुलिन हमारे सेल में एक्शन नहीं कर पाता है, हमारे बॉडी के टिश्यू रेसिस्टेंट हो जाते हैं इस इंसुलिन से, जिसकी वजह से क्या डेवलप होता है, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा इंक्रीज हो जाती है और डायबिटीज डेवलप होती है। इस डायबिटीज को हम टाइप 2 डायबिटीज बोलने वाले हैं। अब ऐसे पेशेंट को तो इंसुलिन बन रहा है तो हम बाहर से इंसुलिन दे सकते हैं, नहीं दे सकते, इसलिए इसको हम क्या बोलने वाले हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलने वाले हैं। तो ये नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस क्या हो गया, इंसुलिन इज ए सीक्रेटेड बाय द सेल ऑफ द पैनक्रियाज। इंसुलिन हमारे पैनक्रियाज में से सीक्रेट तो होता है बट द टिश्यू आर रेसिस्टेंट टू इट्स इफेक्ट। ये टिश्यू क्या हो जाते हैं, ये सेल क्या हो जाते हैं, रेसिस्टेंट हो जाते हैं इस इंसुलिन से। ये इंसुलिन हमारे टिश्यू पे वर्क नहीं कर पाएगा, एक्शन नहीं कर पाएगा, ग्लूकोज को हमारे सेल में ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से डायबिटीज डेवलप होती है। उस डायबिटीज को हम टाइप 2 डायबिटीज बोलने वाले हैं। तो ऐसे पेशेंट को हम इंसुलिन नहीं दे सकते, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज बोलने वाले हैं। एक किसमें होती है, तो मोस्ट कॉमन होती है मोर देन 30 ईयर ऑफ द एज, 30 साल से उम्र ज्यादा होती है, उसमें टाइप 2 डायबिटीज डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा कौन सी डायबिटीज होती है, टाइप 1 डायबिटीज होती है या टाइप 2 डायबिटीज होती है, तो सबसे ज्यादा डायबिटीज होती है टाइप 2 डायबिटीज। तो 90 to 95% सफर विथ टाइप 2 डायबिटीज। सबसे ज्यादा इंसान टाइप 2 डायबिटीज से सफर होते हैं। तो हमारा टाइप 2 डायबिटीज की डेफिनेशन हो गई। अब हम पढ़ने वाले इटियोलॉजी ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस किस वजह से डेवलप होता है, तो उसमें हमारा फर्स्ट वन है जेनेटिक फैक्टर और फैमिली हिस्ट्री। हमारे फैमिली मेंबर में किसी को डायबिटीज है तो उसके चिल्ड्रन में भी क्या हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज डेवलप होती है। तो हमारे मदर और फादर में टाइप 2 डायबिटीज है तो उनके डिफेक्टिव जीन उनके चिल्ड्रन में ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से उनके चिल्ड्रन में भी टाइप 2 डायबिटीज डेवलप हो सकती है। उसके बाद आता है ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना खाना। अब हम पूरा दिन बैठे रहेंगे और खाना ही खाते रहेंगे, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर फैट जमा हो जाएगा,
जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज डेवलप हो सकती है। उसके बाद है हाई फैटी डाइट इंटेक। हाई फैटी डाइट इंटेक की वजह से क्या होता है, अब फैट वाली चीजें ज्यादा खाएंगे तो हमारे बॉडी में फ्री फैटी एसिड की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। वो फ्री फैटी एसिड हमारे बॉडी के मसल्स में, हमारा लिवर में, पेनक्रियाज में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज डेवलप हो सकता है। उसके बाद आता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से कैसे डेवलप हो सकता है, तो कोई भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता क्या है, तो कोई इंसान अपना मैक्सिमम टाइम सोए हुए या बैठे हुए बिताता है, कम से कम एनर्जी यूज करता है, जिसको हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलेंगे। अब एनर्जी यूज नहीं करेगा तो ग्लूकोज की मात्रा हमारे बॉडी के अंदर धीरे धीरे इंक्रीज होती है और टाइप 2 डायबिटीज डेवलप होती है। उसके बाद है डिक्रीज द फिजिकल एक्टिविटी। कोई भी इंसान पूरा दिन बैठा रहेगा, कोई भी काम नहीं करेगा और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वो इंसान क्या हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है। तो ओबेसिटी किस वजह से डेवलप हो सकती है, ओवर ईटिंग की वजह से, हाई फैटी डाइट की वजह से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से उस इंसान में ओबेसिटी डेवलप हो जाएगी। अब ओबेसिटी डेवलप हो जाएगी तो उसके बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यू जमा होने लगते हैं। उसके पूरे बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यू जमा होंगे और उसके सेल वर्क करना कम कर देंगे, इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाते हैं, वो इंसुलिन उस सेल पे एक्शन नहीं कर पाता है और टाइप 2 डायबिटीज डेवलप होती है। उसके बाद है हाई ग्लूकोज लेवल। अब कोई भी पर्सन ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा ले रहा है, डेली ग्लूकोज की मात्रा डाइट में ज्यादा ले रहा है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज डेवलप हो सकती है। उसके बाद है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हम देखें तो मोस्ट कॉमन है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह से कैसे डेवलप होता है, तो लॉन्ग टाइम तक क्रोनिक हाइपरटेंशन होने की वजह से, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहने की वजह से हमारे ब्लड वेसल्स की इनर मोस्ट लेयर होती है ट्यूनिका इंटीमा, वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन ट्रांसफर नहीं हो पाता है, इंसुलिन उस सेल पे एक्शन नहीं कर पाता है और टाइप 2 डायबिटीज डेवलप होती है। उसके बाद है क्रोनिक अल्कोहल इंटेक। अल्कोहल की वजह से टाइप 1 डायबिटीज भी डेवलप होता है और टाइप 2 डायबिटीज भी डेवलप होता है। तो ये हमारे सम कॉजेज है जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज डेवलप हो सकती है। अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज का सेकंड टाइप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस। तो ये सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस कैसे डेवलप होती है, तो हमारे पेनक्रियाज में कोई डिजीज है, हमारे पेनक्रियाज में बार बार इन्फ्लामेशन हो रहा है, हमारे पेनक्रियाज का बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारे पेनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल होते हैं, जो इंसुलिन प्रोडक्शन करने वाले सेल होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन पूरी तरह से फॉर्मेशन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या डेवलप होता है, डायबिटीज डेवलप होती है, जिसको हम सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस बोलने वाले हैं। तो सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस क्या हो गया, इट अकर ड्यू टू द क्रोनिक डिजीज ऑफ पेनक्रियाज। हमारे पेनक्रियाज में कोई क्रोनिक डिजीज है। एक क्रोनिक का मीनिंग क्या होता है, तो कोई भी डिजीज लॉन्ग टाइम में डेवलप होती है, धीरे धीरे डेवलप होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक बोलते हैं। तो हमारे पेनक्रियाज की डिजीज लॉन्ग टाइम से हो रही है, पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन लॉन्ग टाइम से हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पेनक्रियाज के क्या होते हैं, बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा और हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, लीडिंग टू द हाइपरग्लाइसेमिया, जिसको हम सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस बोलने वाले हैं। अब ये सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस किस वजह से डेवलप होता है, इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, तो हमारे पेनक्रिया, तो इसमें हमारा फर्स्ट वन है पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियाटाइटिस क्या होता है, किसी भी वर्ड के पीछे आइटिस लगा हो तो उसका मीनिंग है उस ऑर्गन का इन्फ्लामेशन हुआ है। तो हमारे पेनक्रियास का इन्फ्लामेशन बार बार होता है, हमारे पेनक्रियास का इन्फेक्शन बार बार होता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस डेवलप हो सकती है। उसके बाद सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से भी हमारे पेनक्रियास के बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा और डायबिटीज मेलाइटस डेवलप होती है। उसके बाद है हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपर सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। यह हमारा थायराइड हार्मोन होता है और हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है। जो
जिसका लेवल इंक्रीज होने की वजह से, जो ज़्यादा सिक्रेशन होने की वजह से ये हार्मोन क्या करते हैं, हमारे लिवर में ग्लूकोज का फॉर्मेशन ज़्यादा करवाते हैं। अब हमारी बॉडी में हार्मोन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से थायराइड का और ग्रोथ हार्मोन का हमारे लिवर क्या करेगा, लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन होता है वो ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। और ये हार्मोन ग्लूकोज का प्रोटीन से और लिपिड से भी फॉर्मेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा इंक्रीज होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस डेवलप हो सकता है। उसके बाद है सम ड्रग की वजह से भी हो सकता है। ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग होती है, जिसकी वजह से भी हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा इंक्रीज हो जाती है और सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस डेवलप होती है। उसके बाद आता है थियाजाइड, एंटी डायरेटिक ड्रग है, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, सेकेंडरी डायबिटीज डेवलप हो सकती है। उसके बाद आता है प्रोपेनोलॉल। तो प्रोपेनोलॉल क्या, कौन सी ड्रग है, तो प्रोपेनोलॉल बीटा ब्लॉकर ड्रग है। ये बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली ड्रग है। अब कोई ये एंटी हाइपरटेंशन की ड्रग है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो ये बीटा ब्लॉकर ड्रग देते हैं। अब कोई इंसान को लॉन्ग टाइम से प्रोपेनोलॉल चल रही है। अब हमारे पेनक्रियाज में ही क्या है, बीटा सेल है जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। तो एक प्रोपेनोलॉल क्या करेगी, हमारे पेनक्रियाज के बीटा सेल को भी डिस्ट्रॉय करने लगती है और हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा इंक्रीज होगी, वो डायबिटीज डेवलप होती है, जिसको हम सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। तो ये हमारे सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस होती है। उसके बाद आता है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। अब ये गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, तो कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, वो प्रेगनेंसी के दौरान उस फीमेल में डायबिटीज डेवलप होती है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस बोलने वाले हैं। कैसे डेवलप होती है, तो इट अकर ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये ओनली प्रेगनेंसी में होती है। क्यों डेवलप होती है, इफेक्ट ऑफ द हार्मोन एस्ट्रोजन होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन होता है और प्रोजेस्टेरोन होता है। ये हार्मोन क्या करते हैं, इंसुलिन का लेवल को कम करते हैं और ग्लूकोज को लेवल को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेग्नेंट मदर में डायबिटीज डेवलप होती है, जिसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस बोलने वाले हैं। तो ये हमारे 3 डिफरेंट टाइप हो गए डायबिटीज मेलाइटस के। अब ये तीनों डायबिटीज मेलाइटस में कौन से साइन एंड सिम्टम आते हैं वो हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस। किसी भी पर्सन में डायबिटीज मेलाइटस डेवलप हुआ है तो उसमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम आते हैं, तो हमारा मोस्ट कॉमन होता है 3P सिम्टम। 3P सिम्टम क्या होता है, तो ये ऐसे 3 सिम्टम होते हैं जिसका फर्स्ट वर्ड P से शुरू होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 3P सिम्टम बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं, पोलीयूरिया होता है, पोलीफिजिया होता है और पोलीडिप्सिया होता है। पोलीयूरिया क्या होता है, तो कोई भी डायबिटीज वाला पेशेंट बार बार यूरिन पास करने जाएगा, बार बार वॉशरूम जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोलीयूरिया बोलेंगे। तो पोलीयूरिया क्या हो गया, एक्सेसिव यूरिनेशन, बार बार वो यूरिन पास करने जाएगा। अब ये पोलीयूरिया कैसे डेवलप होता है, तो ये हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है। ये हमारा ग्लोमेरुल्स है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब है, तो ये हमारे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। हमारे बॉडी के, हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन का काम होता है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। इधर से हमारे ब्लड वेसल्स आती है नेफ्रॉन की, और इधर हमारा ब्लड क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। अब इधर ग्लूकोज के रिसेप्टर होते हैं जो ब्लड में से ग्लूकोज को क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और वो वापस हमारे ब्लड के अंदर भेजते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन होती है। अब कोई डायबिटीज वाला पेशेंट है तो उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से उसके नेफ्रॉन में भी क्या हो जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा इंक्रीज होने की वजह से उसके नेफ्रॉन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होगे तो वो ग्लूकोज क्या होगे, नेफ्रॉन से बाहर निकलने लगते हैं। एक नेफ्रॉन की ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम हो जाती है और क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और ग्लूकोज हमारे नेफ्रॉन से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन एक ग्लूकोज हमारे अकेले नहीं जाते, साथ में किसको लेकर जाते हैं, ये साथ में वाटर को लेकर जाते हैं। इसलिए उस डायबिटीज वाले पेशेंट में
वाटर की मात्रा, यूरिन की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी, यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो बार बार यूरिनेशन के लिए जाता है, बार बार वो वॉशरूम जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलीयूरिया बोलेंगे। तो एक्सेसिव यूरिनेशन किस वजह से डेवलप हुआ, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होने की वजह से, डायबिटीज डेवलप होने की वजह से, हमारे ग्लूकोज होते हैं, जो ग्लूकोज के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने वाले, वो पूरी तरह से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, और वो ग्लूकोज हमारे नेफ्रॉन से बाहर निकलता है। वो ग्लूकोज नेफ्रॉन के बाहर निकलता है तो वाटर को भी साथ ले जाता है, सम इलेक्ट्रोलाइट को भी ले जाता है, पोटेशियम को, क्लोराइड को ले जाता है, सोडियम को ले जाता है, और हमारे बॉडी में यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम पोलीयूरिया बोलेंगे। अब पोलीयूरिया डेवलप हुआ, जिसकी वजह से ब्लड में वाटर की मात्रा क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाएगी। हमारे ब्लड में वाटर की मात्रा क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब डिक्रीज वाटर की मात्रा होगी, हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, हमारे ब्लड की ऑस्मोलारिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हमारे ब्लड की ऑस्मोलारिटी तो इंक्रीज होगी, जिसको हम गाढ़ा ब्लड बोलने वाले हैं। वो गाढ़ा ब्लड कहाँ पर जाता है, वो गाढ़ा ब्लड हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस में जाता है, और हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है, वो हमारे थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हमें क्या लगता है, प्यास लगती है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, पोलीडिप्सिया बोलने वाले, एक्सेसिव थर्स्ट बोलने वाले हैं। उसको बहुत प्यास लगेगी और वो क्या करेगा, बार बार पानी पिएगा, उसको बार बार वॉशरूम आता है, उसको बार बार यूरिनेशन करने जाता है, और उसको बार बार वो पानी पीता है। डायबिटीज वाला पेशेंट तो जिसको हम पोलीडिप्सिया बोलने वाले हैं। उसके बाद उस पेशेंट में पोलीफेजिया भी डेवलप होता है। अब उसके सेल में तो ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा है, ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा तो ग्लूकोज तो क्या करेगा, सेल कंपनसेटरी मैकेनिज्म करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको भूख लगती है, हाइपोथैलेमस में फीडिंग सेंटर स्टिमुलेट होता है और उसको भूख लगती है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, पोलीफेजिया बोलने वाले हैं, एक्सेसिव हंगर बोलने वाले। उसके बाद आता है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया तो यूरिन के साथ ग्लूकोज का आना, जिसको हम ग्लाइकोसूरिया बोलेंगे। उसके बाद फटीग और वीकनेस डेवलप होता है। डायबिटीज वाला पेशेंट वो थोड़ा वॉकिंग करेगा, थोड़ा काम करेगा, वो थक जाएगा। कैसे वो थक जाता है, तो फटीग और वीकनेस कैसे डेवलप होती है, तो ये हमारे बॉडी के सेल हैं और ये हमारा ब्लड है। अब क्या होता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्या होता है, गाढ़ा होता है। तो ये ब्लड क्या करेगा, हमारे सेल में से वाटर को क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर देता है, ये वाटर को खींच लेता है, जिसकी वजह से वाटर की मात्रा हमारे सेल में कम हो जाएगी, डिहाइड्रेशन डेवलप हो जाता है और उस इंसान को वीकनेस और फटीग डेवलप होती है, और फटीग और वीकनेस डेवलप होती है। उसके बाद ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा रहने की वजह से उसको बार बार इन्फेक्शन होता है। मोस्ट कॉमन यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। उसको ब्लरेड विजन भी हो सकता है, क्योंकि हमारी आंख ग्लूकोज से चलती है। अब ज़्यादा ग्लूकोज लेवल होने की वजह से हमारी रेटिना डैमेज हो सकती है, रेटाइनोपैथी डेवलप हो सकती है, तो ब्लरेड विजन भी डेवलप हो सकता है। उसके बाद है स्किन का इन्फेक्शन हो सकता है। ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होने की वजह से स्किन का इन्फेक्शन भी हो सकता है। उसको डिलेड वुंड हीलिंग, उसको कोई भी इंजुरी हुई है तो जल्दी वो ठीक नहीं होगी, जिसको हम डिलेड वुंड हीलिंग बोलने वाले हैं। तो ये साइन एंड सिम्टम होते हैं जो इसकी वजह से क्या हो सकता है, डायबिटीज वाले पेशेंट में हो सकते हैं। तो इधर हमारा डायबिटीज का फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। हम सेकंड पार्ट में डायबिटीज का डायग्नोसिस क्या होता है और उसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है वो हम पढ़ेंगे।